लेबेंसराउम एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है जीवित रहने की जगह, अर्थात वह भूभाग जिसकी आवश्यकता किसी राष्ट्र को अपने विकास और विस्तार के लिए होती है। इस अवधारणा का उपयोग केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 1944 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ईस्टर्न पाकिस्तान, इट्स पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स में लिखा था कि पूर्वी पाकिस्तान को अपने विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि चाहिए और चूंकि असम में भरपूर जंगल और खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि हैं, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में असम को शामिल करना आवश्यक है ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। लेकिन असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने के लिए यह जरूरी था कि वह मुस्लिम बहुल राज्य बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुस्लिम लीग के नेता और उस समय असम के प्रधानमंत्री रहे मोहम्मद सादुल्ला ने बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मैमन सिंह और सिलहट जिलों से बड़ी संख्या में भूमिहीन मुस्लिम किसानों का असम में प्रवास प्रोत्साहित किया। इन प्रवासियों को ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के आरक्षित वन क्षेत्रों और सरकारी भूमि पर बसाया गया। भारत के विभाजन के बाद भी भूमि के दबाव को कम करने के उद्देश्य से यह लेबेंसराउम की सोच पाकिस्तानी नेतृत्व में बनी रही। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नेताओं ने इसे अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी यह नीति नहीं बदली, बल्कि यह एक छिपी हुई राजनीति का रूप ले बैठी। 1991 में बांग्लादेश के विख्यात स्तंभकार सादिक खान ने लिखा था कि सभी अनुमान बताते हैं कि 21वीं सदी के पहले दशक तक बांग्लादेश को रहने की जगह की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा। आबादी का एक स्वाभाविक बहाव होगा जिसे कोई भी सीमा बाढ़ या गश्ती दल नहीं रोक पाएगा। यही कारण है कि बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी का लगातार विरोध किया है, क्योंकि जमीन उसकी लेबेंसराउम नीति की मूल धारा में शामिल रही है। इस रणनीति में लक्ष्य यह था कि बांग्लादेश की बढ़ती जनसंख्या का स्वाभाविक बहाव पूर्वोत्तर भारत की ओर हो, विशेषकर असम की ओर जहां वन भूमि और कृषि योग्य परती जमीन भरपूर थी। भारत बांग्लादेश की छिद्रित सीमा और राजनीतिक संरक्षण ने इस अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया। 1985 का असम समझौता और 2002 में अवैध प्रवासी निर्धारण अधिनियम IMDT एक्ट 1983 को रद्द करने के बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते घुसपैठ पर रोक नहीं लग सकी। वर्तमान में जबकि बांग्लादेश का मानव विकास सूचकांक कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से बेहतर बताया जाता है, फिर भी बेरोजगारी और भूमि संकट के कारण अवैध घुसपैठ का सिलसिला जारी है। असम भूमि और राजस्व विनियमन अधिनियम 1886 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि समय समय पर भूमि सर्वेक्षण और सरकारी जमीनों का वितरण खासकर भूमिहीन मूल निवासियों के लिए होना चाहिए। लेकिन HS ब्रह्मा समिति की अंतरिम रिपोर्ट में बताया गया है कि 1964 के बाद से राज्य में कोई विधि सम्मत भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ। उल्टा बीते दशकों में भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की मिली भगत से संदेहास्पद नागरिकों को सरकारी जमीनें दे दी गईं, जिससे असली मूल निवासी भूमिहीन होते चले गए। हाल ही में असम भूमि और राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन किए गए हैं और मूल निवासी भूमिहीन मंदिरों के लिए भूमि वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। अवैध बसावट में मतब्बर प्रणाली की भूमिका भी उल्लेखनीय है। यह प्रणाली सामंती युग की एक परंपरागत भूमि प्रशासन व्यवस्था थी, जिसमें गांव के प्रभावशाली नेता भूमि का आवंटन और विवाद निपटारा करते थे। बाद में राजनीतिक संरक्षण और भ्रष्टाचार की मदद से यह प्रणाली संगठित अतिक्रमण और सरकारी भूमि हथियाने का जरिया बन गई। 1991 में असम में कुल 37,847 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था, जो 2024 तक घटकर 26,832 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट बेहद चिंताजनक है, क्योंकि असम जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। मार्च 2024 तक केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सूचित किया कि असम के 3620 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण है। 2022 में 17 भूमि की समीक्षा समिति ने बताया कि 11 जिलों में 1889 हेक्टेयर 17 भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है। 1991 के बाद से असम की जल आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स में 35% की कमी दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप है। राज्य भर में गांवों के लिए सुरक्षित किए गए चारागाहों यानी VGR और PGR पर भी बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। हाजो राजस्व सर्किल के डोकोनिया क्षेत्र में 22,000 बीघा VGR और PGR भूमि पर अवैध कब्जा है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने यह कहा कि जमीन पर अवैध अतिक्रमण विश्व विरासत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक गंभीर संकट बनता जा रहा है।
बताया जाता है कि राज्य में लगभग 5 लाख परिवार अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर बसे हुए हैं। उन्हें हटाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। 1996 से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आर्द्र भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार को कई बार आदेश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी बार बार निर्देश दिए, लेकिन राजनीतिक समर्थन प्राप्त अवैध कब्जेदारों के विरोध और हिंसा के कारण कई बार अभियान रोकने पड़े। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से वन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली के एनजीटी ने दिसंबर 2026 तक सभी अतिक्रमण हटाने की समय सीमा तय की है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे, वन्यजीवों के आवास सुरक्षित रहें और मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा करने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार की कानूनी सुरक्षा के अधिकारी नहीं हैं। असम भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2010 की धारा 3 के अंतर्गत भूमि हथियाना या अतिक्रमण एक दंडनीय अपराध है और यह भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय है। असम की जैव विविधता, वन्य जीव, चारागाह, जल क्षेत्र और वन क्षेत्रों की रक्षा के लिए इन्हें अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही भविष्य में इस तरह की विसंगतियों से बचने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना और जवाबदेही तय करना भी अनिवार्य है। जो लोग बेदखल किए गए हैं, उनकी पृष्ठभूमि की गहन जांच की जानी चाहिए और केवल वही भारतीय नागरिक जो आंतरिक रूप से विस्थापित हैं या वास्तव में भूमिहीन हैं, उन्हें ही पुनर्वास की सुविधा दी जानी चाहिए। यही रास्ता असम के सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।